नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। इस विशेष कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रफुल्ल भाई। प्रफुल्ल भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। प्रफुल्ल कोल्लखियान जो है मिथिलांचल के रहने वाले हैं। प्रफुल्ल कोल्लखियान जो है वो कोलकाता में रहते हैं और नेपाल में जो हो रहा है, प्रफुल्ल भाई नज़दीक में है नेपाल के, और जो सांस्कृतिक सामाजिक कारण भी है प्रफुल्ल भाई के नेपाल से जुड़े होने के, चूंकि वहाँ जो चुनाव हुआ है अभी नेपाल में, उसका जिस तरह से रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट बेहद अलग है। और अलग क्या है, वहाँ जेन जेड, आपको याद होगा कुछ महीने पहले जेन जेड ने प्रदर्शन किया था 8 और 9 सितंबर में पिछले साल, और वो जो प्रधानमंत्री उस समय थे केपी शर्मा ओली, उनको इस्तीफा देना पड़ा था, संसद भंग कर दी गई थी और चुनाव कराए गए। और इस चुनाव के जो परिणाम आ रहे हैं वो बड़े चौंकाने वाले तो नहीं कहा जा सकते, लेकिन जेन जेड ने अपना कमाल दिखाया। ऐसा हालांकि अभी जो 275 सीटें हैं वहां की, 275 सीटें वहां अभी सारी सीटों पे गिनती पूरी नहीं हुई है, लेकिन जितनी सीटों पर गिनती हुई है उसमें बालन शाह की पार्टी, बालन शाह जो है काठमांडू के मेयर रहे, रैपर है, रैप गाते हैं वो, गीत गाते हैं वो, गायक है वो। तो बालन शाह जो है वो उस समय जो सितंबर में जो आंदोलन हुआ था जनरेशन जेड जिसको कहा गया, उसके वो नायक थे। और बताया जाता है कि नेपाल में उनकी भारी लोकप्रियता है, और लोकप्रियता के अनुसार ही उनको चुनाव में वोट मिले हैं, परिणाम आए हैं। देखिए, ओली के ठीक सामने बालन शाह थे और ओली को सिर्फ 9,068 वोट मिले, जबकि बालन शाह को 34,863 वोट मिले। और इस तरह से ओली जो है वो हार गए। और उसके अलावा जो नेपाली कांग्रेस के नेता थे ओली हैं, दूसरी तरफ जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी है, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, उसकी भी हालत खराब है। और जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है बालन शाह की, उनकी पार्टी जो है 100 से ज्यादा सीटों पर अभी तक लीड लेती दिखाई पड़ रही है। और ऐसा लग रहा है कि आधे से ज्यादा सीटों पर, यानी 275 सीटें हैं, आधे से ज्यादा सीटों पर लगभग स्पष्ट बहुमत बालन शाह को मिल जाएगा। बालन शाह वहां प्रधानमंत्री बनेंगे, इसकी पूरी संभावना है। प्रधानमंत्री बनने के बाद बालन शाह के ऊपर जो चुनौती आएगी वो बड़ी गंभीर चुनौती होगी, क्योंकि युवाओं की आकांक्षा को पूरा करना आसान नहीं होता। बहुत पिछले अगर 10-12 साल का इतिहास देखें नेपाल का, तो बड़ा उथल पुथल वाला इतिहास रहा है। कई प्रधानमंत्री वहां बदले और कम्युनिस्ट पार्टी ने वहां पे पहले प्रचंड दहल जो है उनके नेतृत्व में, कमल प्रचंड दहल उनके नेतृत्व में वहां राजशाही का अंत हुआ था, सरकार बनी थी उनकी, लेकिन वो बहुत दिन तक नहीं चला पाए। फिर नेपाली कांग्रेस आई, फिर मिल करके सरकार चलाई। लेकिन अब ये जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है, जिसके नेता है, मुखिया है बालन शाह, उनके नेतृत्व में नेपाल ने भरोसा जताया। कैसे ये हुआ और उसका क्या परिणाम आने वाले आगे की राजनीति पर पड़ेगा, क्योंकि नेपाल जो है भारत का अभिन्न नहीं कहिए, नेपाल भारत का एकदम पड़ोसी राष्ट्र है। बड़ी उपयोगिता है नेपाल की, और नेपाल के साथ भारत का, ये कहिए बिहार का, उत्तर प्रदेश का, जो कि जुड़े हुए राज्य यही हैं, बेटी रोटी का संबंध है। और बालन शाह खुद भी जो है मिथिलांचल से उनका जुड़ाव रहा है, मिथिलांचल के रहने वाले रिश्ता रहा है। तो वहाँ किस तरीके से वो इस जीत को कैसे युवाओं के सपनों को सच करने में तब्दील करते हैं, वो देखना बाकी है। हमारे साथ प्रफुल्ल भाई हैं। आप जो तमाम साथी हमारे से जुड़े हुए हैं, आप सबको भी नमस्कार, स्वागत आप सबका। प्रफुल्ल भाई, बालन शाह की जो 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 लीड है, जो उनकी लोकप्रियता के अनुसार उनको लीड मिलती दिखाई पड़ रही है, और लग रहा है कि उनकी सरकार
स्पष्ट बहुमत लेकर के आ जाएगी। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, हाँ, सही कह रहे हैं आप। बहुमत में तो इनको आना ही है। जिस प्रकार की लीड इनको दिख रही है 50 से लेकर के 57% तक ही आगे चल रहे हैं, और ये समानुपातिक में भी आगे हैं और प्रत्यक्ष मतदान में भी आगे। आपने ठीक ही बताया कि 275 सीट है, 115 165 बल्कि प्रत्यक्ष में है और 110 समानुपातिक में है, यानी कि जो आबादी के अनुसार और विभिन्न जहां पर कंसिडरेशन अदर कंसिडरेशन भी हैं। तो और सभी जगह 50 से 57% की बढ़त लेकर के बालन से आ रहे हैं। तो इस बात को समझना होगा कि ये जो राजनीतिक संरचना को भी समझना होगा, लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को भी समझना होगा, और जो जेन जी ने ये किया है वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल चेंज है। ये जो है न सिर्फ वहां बल्कि पूरी दुनिया में एक जो नई हवा है। बादल साहब खुद भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर थे और रैप संगीत थे। रैपर से राजनीति, रैपर राजनीति के रहे हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी रहे हैं और महापौर भी रहे हैं। खुद बालन शाह जेन जी में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इनका जन्म 27 अप्रैल 1990 में हुआ, जबकि जेन जी की गणना हम लोग करते हैं 1997 से 2012 तक की अवधि में जिनका जन्म हुआ है वो जेन जी है, और 2013 से 2025 तक में जिनका जन्म हुआ है उसको हम लोग जेन अल्फा में गिना जाता है। तो ये शुद्ध रूप से जेन जी तो उसमें नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इनका जन्म 1990 में हुआ है। ये जेन वाई में पढ़ते हैं बालन शाह खुद, अगर उस ढंग से देखें। और ये मजे की बात है कि ये जो जनरेशन कैटेगराइजेशन किया है जनरेशन का, ये अमेरिकी समाजशास्त्रियों ने किया है, और उसका अध्ययन उन्होंने अलग अलग ढंग से किया है, क्योंकि इतनी तेजी से दुनिया बदलती है। जेन जी का अर्थ यह है कि क्यों 1997 क्यों और 1990 क्यों नहीं, क्योंकि 1981 से लेकर के 1996 तक जो नई अर्थनीति, जो बाजार की नीति है, उसके साथ ये चलता रहा। लेकिन 1997 में इसका दोनों रूप आमने सामने आ गया। 1997 में वो सदी जा रही थी, उस समय में बाजारवाद अपनी पीक पर पहुंच चुका था, और उस समय में पूरी दुनिया में डिजिटलाइजेशन की तरफ बस बढ़ने को हो रहा था, पूरा बढ़ा नहीं था। मोबाइल फोन वगैरह वगैरह, सोशल मीडिया का आगम हो गया। ये 1997 में हुआ, 1990 में नहीं हुआ था, 96 तक नहीं हुआ, लेकिन 1997 के बाद ये बहुत आम हो गया। माने हो तो गया था लेकिन लोगों में आम हो गया। और इसके माध्यम से ये जो डिजिटल जनरेशन जो है, जो पूरा का पूरा, इसने बिना मोबाइल की दुनिया को नहीं देखा है, बिना कंप्यूटर की दुनिया को नहीं देखा है, बिना कैलकुलेटर की दुनिया को नहीं देखा है। तो तकनीक की जो विकास है उसके सहारे के समय में, उसके आम हो जाने के बाद इन लोगों का जन्म हुआ है। तो इन लोगों ने दुनिया को दूसरे ढंग से देखना शुरू किया। अभी जो लगता है धनंजय सर कि ये वो जनरेशन है जिसके सामने आइडियोलॉजी उतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना कि इनकी अपनी दिनचर्या और जो दैनिक जरूरत है, बाकी चीजें ये तय कर लेंगे। इसी का देखिए ना, जो नेपाल में भी हुआ है या बांग्लादेश में हाल में जेन जी का आंदोलन हुआ है, उसके करेंगे, और भारत में भी जो लक्षण, उस पर भी बातचीत की जा सकती है। लेकिन बांग्लादेश के जेन जी में और इनके जेन जी के आंदोलन में अंतर है, और उस अंतर को भी समझना होगा। क्योंकि जो फंडामेंटलिज्म जिसे बोलते हैं, जो रिलीजियस जो जरूरतें होती है, जो रिलीजियस आग्रह होते हैं, वह आग्रह इसमें नहीं है। खुद ये मैथिल परिवार से तो हैं बालन शाह, लेकिन वहां का मैथिली परिवार में हिंदू और बौद्ध दोनों का जबरदस्त प्रभाव है। प्रभाव तो भारत के मैथिलों में भी बौद्ध का है, लेकिन भारत के मैथिल उसको सहज में नहीं स्वीकारते हैं। नेपाल में स्वीकारा जाता है, नेपाल के मैथिल लोग स्वीकारते हैं। ये मधेसी आंदोलन, मधेसी परिवार के लोग हैं जो मिथिलांचल के। और ये मधेसी जो सुझाव आप देखेंगे तो सुगौली पैक्ट जो था अंग्रेजों के साथ, सुगौली पैक्ट पर अगर आप ध्यान देंगे तो ऐतिहासिक बातें हैं, लेकिन हम लोग को ये समझना चाहिए सुगौली पैक्ट जो हुआ था उसमें एंग्लो ब्रिटिश वार, जब इनका नेपाल के साथ जब लड़ाई हुई थी तो वो सुगौली पैक्ट बना। उसी सुगौली पैक्ट के तहत लिपुलेखा और लिपिंगा धुरा इस सब के बारे में नेपाल आज कहता है कि ये हमारा हिस्सा है। तो सुगौली पैक्ट के हिसाब से, सुगौली पैक्ट का और बहुत ही विस्तृत अध्ययन किया सकता है। बहुत लंबी चौड़ी सीमा है हमारा नेपाल के साथ। नेपाल और हम लगभग वृक्ष और लता की तरह हम लोग रहे हैं। जो पेड़ में जो लिपटी हुई लताएं होती हैं, लत्ती जिसको हम लोग बिहार में बोलते हैं, तो लत्ती की तरह
हम लोग लिपटे हुए हैं। नेपाल में एक क्षेत्र पूरा का पूरा बर्फीला क्षेत्र भी है, एक क्षेत्र इसका चीन से मिलता है, और 15% इसका जो आर्थिक ये है तो 24-25% इनका कृषि का योगदान है, और सर्विस सेक्टर में निश्चित रूप से ज्यादा है। औद्योगिक क्षेत्र में 13 पॉइंट समथिंग है जो औद्योगिक क्षेत्र का योगदान है इनके जीडीपी में। लेकिन नेपाल में क्या है कि नेपाल भी एक लैंडलॉक स्टेट है। भारत के साथ उसके संबंध को इसलिए भी मजबूत होना चाहिए कि अगर भारत के साथ अगर संबंध इनका बनता है तो इनको समुद्री रास्ता खुलता है, आवागमन का रास्ता खुलता है अगर रिलेशन सहज होता है तो। और ये हमारे नेपाल, बंगाल, न सिर्फ बिहार बल्कि बंगाल में भी इनका जुड़ाव है, तो इस माध्यम से लैंडलॉक स्टेट का ये खुलता है, एक निकासी द्वार मिलता है। इसलिए भी भारत के साथ संबंध मधुर होना ही चाहिए, और संबंध ऐतिहासिक क्रम में विकसित हुआ है। और त्रिभुवन नारायण जो थे वहां से लेकर के राणाशाही सभी जगह हमारे यहाँ हमारे जानते हैं, राज परिवार का संबंध तो था ही। हमारे जो मिथिला ये थे फणीश्वर नाथ रेणु थे, फणीश्वर नाथ रेणु का नेपाल में बहुत आना जाना था, और राणाशाही के संदर्भ में उनके बहुत सारे अच्छे काम है। हिंदी में एक लेखक हुआ करते थे, आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो नाम लिया जाना चाहिए, नाम था आनंद स्वरूप वर्मा। तो आनंद स्वरूप वर्मा जी नेपाल के साथ लगातार संपर्क में थे, हालांकि धीरे धीरे वो माओवादियों के संपर्क में भी थे। तो वो पत्रकार थे, दिल्ली बेस्ड पत्रकार थे, बाद में जो है सो इसका हुआ, एक जमाने में वो आया। अभी जो आया है, अभी इनमें किसी भी तरह का आइडियोलॉजिकल आग्रह नहीं है। इनके जो अपनी जो डिमांड थी, इनके जो मांग थे, वो था करप्शन के अगेंस्ट, जैसे हमारे यहाँ इंडिया अगेंस्ट करप्शन हुआ था। उस अर्थ में देखे तो इनके बहुत सारे लक्ष्य इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अन्ना आंदोलन से मिलते जुलते। तो वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन और भी पीछे जाए तो 1985 या 87 के आसपास में जो अगप हुआ था की सरकार आंदोलन, जो प्रफुल्ल महंता इसके मुख्यमंत्री भी थे, असम गण परिषद असम में। जी, हाँ, उसी को अगप कह रहा हूँ। तो अगप असम गण परिषद के प्रफुल्ल महंता, भृगु फुकन ये जो नेता हुए थे, इन लोगों ने भी पूरी सरकार बदल दी थी। तो ऐसा बीच बीच में होता रहता है, लेकिन इसकी कंटिन्यूटी क्या रहती है नहीं रहती है, ये असल में देखने की बात है। तो इनकी जो मांग थी कि सोशल मीडिया को मुक्त करो। नेपाल में सोशल मीडिया को, जो पुराने लोग हैं, बूढ़े लोग हैं हमारे, आपके जैसे तो नहीं, आप तो बूढ़े नहीं है, लेकिन हमको तो बूढ़े में गिन लिया जाएगा। तो जो बूढ़े लोग हैं वो लोग अक्सर बोलते रहते हैं कि नहीं नहीं, सोशल मीडिया फालतू है, इस पर नौजवानों को प्रतिबंध लगना चाहिए, बिगाड़ देता है, सब सारी बीमारी की जड़ मोबाइल है, आदि आदि। तो इसका विरोध ही जेएनजी करता था, जो सोशल मीडिया के फ्रीनेस की बात करते थे। करप्शन फ्री इन्वेस्टिगेशन, और जो करप्टेड लीडरशिप है उसके सजा की, उसको दोषी को ठहराया जाने की न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनको दोषी ठहराकर वो सजा देने की बात इनकी मांग थी। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और जो है सो इनइक्वालिटी इनके मुख्य संदर्भ थे। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी है, इसका सबसे ज्यादा दंश युवाओं को भोगना पड़ता है, और इसको लेकर के इसलिए ये जुडिशियल सिस्टम पर भी इनका था, जो जुडिशियल पारदर्शिता भी ये रखना चाहते थे, और प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष चाहते थे। अभी जो आप कह रहे थे कि कोहली साहब से कि आमने सामने भिड़ गए क्या, तो वहां पर भिड़ान का यही कारण था कि ये ओपी कोहली तो आप जानते हैं प्रधानमंत्री से जिन्होंने रिजाइन किया था, तो ये उनके विरुद्ध जाकर के अपने उसी मांग की तहत कि प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष होना चाहिए, वो अगर ये जीत जाएंगे तो जीत ही जाएंगे और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री होंगे। अब संविधान में भी बहुत सारे बदलाव लाने की बात होगी वहां, क्योंकि 1990 में लगभग नेपाल में ये आया, लोकतंत्र स्थापित हुआ, और 1996 से 2006 के बीच में जो माओवादी आंदोलन थे, इसके कारण राणाशाही तो पूरी तरह से समाप्त हो गया, नेपाल संघीय गणतंत्र बना, लेकिन उसमें विचारधारात्मक आग्रह काफी था, और उस ढंग से नेपाल आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि जमीनी कार्रवाई नहीं थी, क्योंकि आंदोलन के लिए जिस सामाजिक संदर्भों को शामिल किए जाने की जरूरत होती है, समाज को जिस ढंग से तैयार होना होता है, वो शायद नहीं हो पाया था। तो वो सत्ता में आकर के आपने भी प्रचंड बहल जी का नाम लिया, बहुत सारे लोग थे, तो ये नहीं हो पाया। उसके बाद फिर उसको कैप्चर में इन लोगों ने कर लिया। तो 2006 के बाद माओवादी अभी जो है 19 साल में 2025 में आकर के इनकी जीत हुई। 2026 के दौरान इस चुनाव में जो स्थिति है उसमें बालन शाह आगे आ रहे हैं। नेपाल की आबादी लगभग 3 करोड़ है, औसत आयु जो है 25 के आसपास है, शहरी आबादी 25 है। वोटर जो है रजिस्टर्ड वोटर जो मैं देख रहा हूँ कि 1,82,00,000 हाँ, तो इसलिए क्योंकि युवाओं के अधिकतर उम्मीदवार जो है वो
40 साल से अधिक आयु के हैं। हाँ, और तो जी, युवाओं की संख्या ज्यादा है। उम्मीदवार है जो 41 से 60 साल के बीच है। वो तो आप उम्मीदवार देखें, वोटरों की संख्या ज्यादा है। 3 करोड़ की आबादी में इतनी आबादी होना, वोटर होना बड़ी बात है। तो वो है, तो इस ढंग से ये एक युवा देश है और इसकी अपनी आकांक्षाएं है। किसी प्रकार कुछ ढंग के नियंत्रण की बात तो नहीं सोचते हैं, लेकिन इनके आर्थिक विकास का जो रास्ता है वो कृषि के साथ साथ जो और चीजें जो वहां पर विकसित हो सकती थी वो है। बड़ी बहादुर कौम होती है गोरखा रेजिमेंट, आप जानते हैं हमारे यहाँ, हमारा जो पश्चिम यहाँ जो इनके, देखिए ये तो बालन शाह तो थे, लेकिन ये माना जाता है कि कोई इसका एक लीडर नहीं था, इसके कई लीडर थे और अपने अपने ढंग से रिस्पॉन्ड कर रहे थे। जैसे कुछ लोगों का नाम लेना जरूरी है, राक्षा बाम थी, ओजस्वी राज थापा, रेहन राज डंगाल, रैंडम नेपाली, सागर ढकाल, ये जो कुछ नाम जो उनके लिस्टी में जिन पर ये किया गया था वो था महावीर कुलगाम गिसिंग, श्री गुरुंग, ऐसे कई लोग थे जो अलग अलग मूल के थे और अलग अलग संदर्भों से थे। तो उसकी व्यापकता को आप देखेंगे तो उसमें किसी भी प्रकार का प्रिजुडिस नहीं है, किसी प्रकार का आग्रह नहीं है कि जो जाति संदर्भ या जैसे हम लोग भी मैथिल की बात कर रहे थे तो हमारी पारंपरिक ढांचा सोच की जो है उसके तहत बात कर रहे थे। इन लोगों में ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी नया क्या करेंगे, भारत के लिए भी ये उदाहरण होगा। जी प्रफुल्ल भाई, लेकिन एक अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है कि चूंकि भारत और नेपाल के बीच का जो रिश्ता है बड़ा महत्वपूर्ण है रिश्ता, लेकिन बीच में आया था कि नेपाल जो है वो चीन की तरफ मुड़ता दिखाई पड़ रहा है, चीन वहां घुस रहा है और भारत के कुछ क्षेत्र को अपनी सीमाओं में शामिल कर लिया, नक्शे में शामिल कर लिया, ये सब बातें भी आई। तो क्या लग रहा है कि भारत के साथ जब बालन शाह जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत के साथ उनका रिश्ता बेहतर होगा, जो पहले का जो रिश्ता था बीच में जो गड़बड़ाया था वो रिश्ता ठीक होगा? देखिए, ये जो भूमि विवाद को लेकर के जब बात उठती है, पहले तो भूमि विवाद को ही समझना होगा। तो लिपुलेख को लेकर के बात बराबर उठती थी कि ये नेपाल ने अपने नक्शे में दिखला दिया था, यहां से वो बात शुरू हुई। और उसी प्रकार से लिप्यांग धुरा जो है उसको भी नेपाल का कहना है कि ये सुगौली पैक्ट के अनुसार ये क्षेत्र उसके हिस्से में पड़ता है। सुगौली पैक्ट जब आप जानते हैं कि एंग्लो नेपाल जब युद्ध हुआ था 1816 में इनका समझौता हुआ और 1814-16 में जो युद्ध हुआ था 1816 में जाकर के समझौता हुआ। समझौता में ये दिखाई 1/3 जमीन जो है सो नेपाल को अपना खो देना पड़ा, अंग्रेज के हाथ गया। याद रखिए कि नेपाल एक ऐसा देश है जो कभी भी पूर्ण रूप से गुलाम नहीं हुआ है, किसी बाहरी शक्ति का वहां शासन नहीं हुआ है। हाँ, एंग्लो युद्ध में कुछ जमीन इसको खोनी पड़ी थी, जो बाद में अंग्रेजों ने देखा कि एक बहुत बहादुर कौम है, इसके साथ टकरा करके भला नहीं है, तो उन्होंने कुछ समझौता किया। समझौते के तहत कुछ जमीन वहां पर उनको चली गई। मधेसी समस्या भी वहीं से उठ खड़ी हुई है। तो वहां से लेकर के अगर इसको हम देखें तो 1950 में, देखिए ये सब तिथियां बड़ी महत्वपूर्ण है। आप ईरान में भी युद्ध चल रहा है, वहां भी 1953 में एक तरह का CIA और इन लोगों ने काम कर दिखाया था। तो उस पर तो अभी बात नहीं करेंगे कि क्या रिलेशन है, क्योंकि नेपाल भी दक्षिण एशिया का देश है सर, और ईरान भी एशिया का देश है। तो ऐसा नहीं, और ईरान में भी जो हुआ था उस झमेला इसलिए खड़ा हुआ था कि वहां अमेरिका ने समर्थन कर दिया था। वहां इंग्लैंड की जो कंपनी थी, तेल कंपनी, उसका ईरान में, उसका जब राष्ट्रीयकरण कर लिया गया ईरान में, तो इंग्लैंड बहुत बौखलाया। उसने कहा कि अमेरिका के पास गया, अमेरिका ने, लेकिन उसमें रूजवेल्ट थे शायद, तो रूजवेल्ट ने कह दिया कि नहीं, वो ईरान के लोगों की मांग उचित है, राष्ट्रीयकरण का उनको अधिकार है, इसका विरोध नहीं किया सकता है। और उस समय में फिर इंग्लैंड ने आज जो ट्रंप कर रहे हैं वो काम उसने शुरू किया। उसने टैरिफ के बारे में कुछ करना और कुछ इकोनॉमिक ब्लॉकेज की बात शुरू की। लेकिन आज की स्थिति में इंग्लैंड समर्थन कर रहा है, जबकि अमेरिका चाहता है कि उसको अपने अनुसार मोड़ लें। तो ये और पूरे के पूरे एशिया को ही ये लोग, यूरोप के लोग और अमेरिका के लोग ये करते रहे। तो नेपाल में भी ये हुआ था, तो उसमें जब कब्जा लिया तो कब्जा छुड़ा लिया गया। तो 1950 में राणाशाही आई और उसके बाद जो है 1951 में लोकतंत्र की शुरुआत हुई। हालांकि 1990 में जाकर के बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना 1990 में हो सकी, उसके पहले नहीं हो सकी। तो नेपाल की भी स्थिति, मैं फिर कह रहा हूं कि जो लैंडलॉक सिचुएशन है, भारत के साथ उनका संबंध अच्छा रहेगा। उन चीन की तरफ जाकर के इनका निकास होना मुश्किल है, क्योंकि चीन तो ताकत के बल पर आ सकता है,
दूसरे रास्ते से, लेकिन इनका जाना थोड़ा मुश्किल है। जो जनरल ट्रैफिकिंग का मामला थोड़ा कठिन है। तो जो बर्फीला इलाका है वो चीन से सटा हुआ है। माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा जो चोटी है 8,848 लगभग का मीटर का, जो सबसे ऊंची चोटी है हमारे यहाँ, तो वहां तक जो है सो वो माउंट एवरेस्ट, तो वहां तक जाना थोड़ा मुश्किल होता है उधर से। लेकिन वो पूरे के पूरे इसको वातावरण को कर रहा है, चीन का प्रभाव वहां पर है। और जब भारत की सरकार को हमेशा उदारता से काम लेना चाहिए था। ये जो हमारे छोटे पड़ोसी देश हैं, भूटान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, तो इन सबों के साथ एक सदाशयतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए था, जिसमें कहीं न कहीं हमारे यहाँ से कमी होगी। और इस बात को स्वीकार करना होगा, क्योंकि देखिए एक बड़े राष्ट्र की जरूरत कुछ भिन्न हुआ करती है। और जो कम संख्या के लागू हमारे बिहार में जितने वोटर हैं उससे 1/3 तो इनकी आबादी नहीं है पूरे देश की। तो अब ऐसे में आप क्या कहिएगा। और बिहार, उत्तर प्रदेश सभी, और ये एक राष्ट्र है, इनको राष्ट्र का सम्मान दिया जाना चाहिए। इनके आकार से इनको नहीं आंका जाना चाहिए, इनकी आबादी के आकार से या भू क्षेत्र के आकार से। ये हमारे रक्षा कवच थे, ये हमारे लिए वो थे। जैसे चीन के साथ ही नेपाल एक बफर स्टेट के रूप में रहा। वो हमको एक शौक, चीन हमारे पास नहीं आ सकता है जब तक नेपाल वहां पर है। नेपाल हमारा रक्षक रहा है। हमारे यहाँ गोरखा रेजिमेंट है। दुनिया में और कोई ऐसा देश नहीं है जहां दूसरे देश के मूल निवासी उस देश के सेना में मुख्य रेजिमेंट हो। आप समझ सकते हैं कि नेपाल तुम्हारा क्या संबंध। कहीं है क्या कि अमेरिका ने ब्रिटिश रेजिमेंट बना के रखा हो अपने देश में। लेकिन हमारे देश के साथ, हमारे देश के लिए उन्होंने जान प्राण त्याग सब त्यागा है। तो गोरखा रेजिमेंट हमारे यहाँ, कहते हैं कि गोरखा लोग, पठान लोग बहुत विश्वासी सिपाही रहते हैं, तो पठान रेजिमेंट तो नहीं, लेकिन गोरखा रेजिमेंट है। और गोरखपुर आपका बगल में है, गोरखपुर से गोरखा का संबंध निश्चित रूप से गहरा है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां ये सिर्फ नाम का संबंध नहीं है, गौरक्षा से संबंध है। गोरख का मतलब होता है गौरक्षा से भी संबंध लोग जोड़ते हैं। और ये जो है सो इंद्रिय को बचा के रखने की, इंद्रिय को सशक्त करने की, वो का अर्थ होता है इंद्रिय, जिसको अलख निरंजन बोलते हैं ना। ये एक विशेष प्रकार का अंजन होता है जिससे वो ब्रह्म दर्शन करते हैं। उनका अपना तंत्र साधना में जो है वो अपनी जगह है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक गहरा रिश्ता है। जी एक आखिरी सवाल प्रफुल्ल भाई जी। जो वो आंदोलन हुआ था जैन जी का सितंबर में पिछले साल, उसमें कहा गया कि राजा का भी हाथ है, राजा के लोग भी उसमें शामिल थे। क्या इसको कहा जाए कि राजशाही भी कहीं न कहीं बालन शाह के आने में जिम्मेवार है, या कहिए कि सहायक है, और बालन शाह के थ्रू राजशाही भी प्रवेश कर सकती है? देखिए ये एक ऐसी आशंका आपकी है जिसको ना तो पूरी तरह से ना कहा सकता है, ना हाँ कहा सकता है। ये इसका मिथ्य तत्व है। मिथ्य तत्व कहने का अर्थ ये है कि हम जिसको न सही साबित कर सकते हैं, न गलत साबित कर सकते हैं। ये जब घटना घटेगी तब घटेगी। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि मैं ये कहता हूं कि जो किसी का आदमी हो जाता है, फिर उसके आदमी बने रहने की संभावना बहुत कम रहती है। जैसे मैं अगर आपका आदमी हो गया तो फिर मैं आदमी नहीं रहा, फिर पट्टाधारी हो गया। तो उसमें रहे होंगे, उनसे जुड़े हुए लोग रहे होंगे, ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं, क्योंकि युवाओं को ये सब मामला बहुत आंदोलित करता है। लेकिन राजशाही फिर जोखिम नहीं लेगी, राजशाही इसके माध्यम से प्रवेश नहीं करेगी। हालांकि राजा के प्रति सम्मान जहां जहां भी राजशाही बची रही है अब तक, वहां के राजा के प्रति सम्मान वहां के नागरिकों में रहा है। इंग्लैंड में भी रहा है, दूसरी जगह भी रहा है, पूरा का पूरा आपका जहां भी लड़ाई हो रही है खाड़ी देशों में भी है। आप जानते हैं कि वहां राजतंत्र ही है अभी भी। तो वैसे में लेकिन राजा को भी अपनी सीमा समझनी चाहिए, और उस तरह का राजतंत्र नहीं रहेगा। नेपाल एक नई शुरुआत के आसपास है। इसका नेपाल का जो हम देखते हैं कि 1,47,516 इसका स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और उसी हिसाब से इसकी आबादी है। तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र भी इसका कम नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि नेपाल के साथ राजशाही तो नहीं आएगी, लेकिन एक नई व्यवस्था की बात कर रही है। एक अलग तरह की संरचना है यहाँ, जो इसको हम बोल सकते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। कि लोकतंत्र
कुलीन परिवार तंत्र, मतलब जिसको हम लोग जाति बोलते हैं, लोकतंत्र, आधुनिक लोकतंत्र, पौराणिक परिवार तंत्र और स्थापित राजतंत्र, तीनों के तत्व इनके शासन में होंगे। तीनों अगर एक दिशा में रहें, त्रिक में रहें, तो निश्चित रूप से अगर अपने समकोण को साध के रखें तो निश्चित रूप से ये 360 डिग्री की यात्रा कर पाएंगे। और लेकिन अभी नेपाल अस्थिरता अनिश्चितता के दौर में है, अभी इसके पॉलिटिकल फॉर्मेशन में समय लगेगा। नेपाल के पास कोई जी बिल्कुल, लेकिन ये उम्मीद करनी पड़ेगी कि अब जो है, जो समस्या है, जो वहाँ संकट लगातार कई प्रधानमंत्री आए गए वाला हाल हो गया, आए राम गया राम वाला, तो अब उम्मीद की जाती है कि जिस तरह से चुनाव हुआ, शांतिपूर्ण चुनाव हुआ, हालांकि जेन-जेड के समय जो है कई लोग मारे गए थे आंदोलन के समय में, लेकिन अब जो है 80 आदमी करीब मारे गए थे, 2000 से ज्यादा घायल हो गए थे, गोलियां चली। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि वहाँ शांति आएगी, शासन व्यवस्था ठीक से चलेगा, नागरिकों के अनुकूल चलेगा, और जिस वजह से युवा परेशान थे, नाराज थे, उनकी परेशानी, उनकी नाराजगी खत्म होगी और नेपाल शांति से विकास की तरफ बढ़ेगा। क्योंकि नेपाल की शांति, नेपाल का विकास भारत के लिए भी सहयोगी भूमिका में होगा। तो फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल भाई, आप आए, और बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम साथी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं। ये जरूरी था एपिसोड, इसलिए हमने विशेष एपिसोड बनाया इसके लिए। कैसा लगा आपको एपिसोड, जरूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।